आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के ड्राइंग के चैप्टर 4th कला, शिक्षा व समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। नाम से ही पता लगता है कला मीन्स आर्ट, जिसमें कुछ ऐसे अपने भावों को या दिलो दिमाग के भावों को अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना एक अपने आप में कला होती है। शिक्षा शिक्षा एक ऐसी है पद्धति जो अपने आप में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। और समाज, जिस हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, परिवार से समूह बनते हैं, समूह से समाज बनता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कला शब्द मानव के हर कार्य का पर्यायवाची है। जो भी कार्य मनुष्य कौशल के साथ सफलतापूर्वक कर लेता है उसे कला कहते हैं। कला क्या है, इसे समझने के लिए हमें कला और प्रकृति के भेद को समझने की आवश्यकता है। कला और प्रकृति दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो कला है वह प्रकृति नहीं, और जो प्रकृति है वह कला नहीं। केवल यह है भली भांति समझ लेना ही कला के आगे को समझने हेतु पर्याप्त है। ईश्वर प्रकृति को रचता है और कला मानव द्वारा सृजित होती है। अतः मनुष्य जो कुछ भी रचता है वह कला की वस्तु कहलाती है। काव्य, संगीत, नृत्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य तथा यांत्रिक का कुछ और भी, मनुष्य की सभी रचनाएं प्राय तीन मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में हुआ करती हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन। मनुष्य की चेतन रचनाएं उत्तम कोटि की रचनाएं समझी जाती हैं। अवचेतन या अवचेतन की रचनाएं भी कला है, पर उसके लिए मनुष्य पूर्ण उत्तरदायी नहीं होता, इसलिए कला की दृष्टि में उनका अधिक स्थान नहीं है। इसलिए मनुष्य ने चेतन स्थितियों की रचना की है, कला में प्रधानता दी है। चेतन रचनाएं भी दो प्रकार की हैं। एक रचना वह है जो भौतिक सुख के लिए होती है, और दूसरी वह है जो आत्मिक सुख के लिए होती है। वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। भारत में प्राचीन काल में शिल्प कला शब्द को बड़े व्यापक अर्थ में समझा गया है। करीब करीब सभी मानवीय चेष्टाओं तथा क्रियाओं को कला की श्रेणी में रखा गया है। कला तथा कलाकार की परख उसकी कल्पना शक्ति में निहित है, जो कला रचना का एक माध्यम है। कला की शाला में किसी भी विद्यार्थी को कला सृजन व तकनीक की शिक्षा दी जा सकती है, पर किसी को कल्पना करना नहीं सिखाया जा सकता। यह जन्मजात प्रकृति होती है, जो किसी में अधिक तथा किसी में कम होती है। मनुष्य को एक महान कल्पना का स्रोत माना जाता है, इसलिए उसकी रचना प्रकृति की महान है। साहित्य, काव्य, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्र, मूर्ति, वास्तु आदि इत्यादि कलाओं में कल्पना की प्रधानता रही है। सभी कलाओं में अभिव्यक्ति का माध्यम भिन्न भिन्न होता है। सभी कलाओं में शिक्षा के माध्यम से निखार संभव है। शिक्षा किसी भी कला को शिखर तक पहुंचा सकती है। कला की साधना प्रारंभ से प्राकृतिक वस्तुओं के अनुसरण से की जाती है। उससे भी उत्कृष्ट रचना प्रकृति को अपनी कल्पना के अनुसार पुनर्रचना करके की जा सकती है, पर सर्वोत्कृष्ट रचना तो वह है जिसमें प्रकृति के परे की कल्पना को रचित किया जाता है। ईश्वर ने प्रकृति की जो कल्पना की है वह उसकी अपनी कल्पना है, किसी का अनुकरण नहीं। मनुष्य भी स्वयं को ईश्वर का अंश मानता है, इसलिए अपनी कला को ही प्रधानता देता है और इसी की रचना करना चाहता है। अतः वे कलाकार सर्वोत्तम होंगे जिनकी कल्पना अपनी होगी। चित्रकार जब अपने रंग और तुलिका से अपनी कल्पना को किसी भित्ति, कागज अथवा कैनवास पर उतारता है तो वह चित्र कहलाता है। चित्र बनाने के अनेक माध्यम हैं और हो सकते हैं, जैसे कोयला, खड़िया, मिट्टी, पेंसिल, जल, रंग, तेल, रंग आदि। चित्रकला मनुष्य की उस रचना को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी कल्पना को अपने अथवा किसी प्राकृतिक वस्तु या किसी भी वस्तु को रंग के माध्यम से धरातल पर उकेरता है, यह अंकित करता है। चित्रकला की जीवन में उपयोगिता क्या है और उससे अभ्यास के लिए हमें किस ओर विशेष प्रयत्नशील होना चाहिए, इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है।
अर्थात चित्रकला चित्रकला के लक्ष्य अथवा ध्येय से भी हमें पूर्ण परिचित होना चाहिए, जिससे हम उसी के अनुसार कार्य कर सके। आरंभ में चित्रकला प्रतिलिपि के रूप में किसी वस्तु अथवा दृश्य के अनुकरण मात्र के आधार पर की जाती थी। जैसे प्रागैतिहासिक काल में एक जंगली भैंसे का चित्र। उन वस्तुओं के भी चित्र बना लिए जाते थे जहां किसी प्रकृति, आकृति या दृश्य का कोई मुख्य प्रयोजन होता था और लोगों को दिखाने के लिए उसे कालांतर तथा सुरक्षित रखने की आवश्यकता प्रतीत होती थी। परंतु आज चित्रकला केवल इन्हीं दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु साहित्य या कविता की तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए की जाती है। जब व्यक्ति समाज का ही बनाया हुआ है, समाज पर ही आश्रित रहता है, तब कहा जा सकता है कि उसे अपनी सारी शक्ति समाज के लिए तथा समाज हित तथा प्रगति के लिए प्रयोग करनी चाहिए। यही उचित है और न्याय संगत भी। जब हम किसी से लेते हैं तो उतना ही उसे देना भी चाहिए। अगर यह ठीक है तो व्यक्ति समाज को वही दे सकता है जो उसने पाया है। वर्तमान समय में तो सभी कलाओं की शिक्षा संभव भी है और उनकी गहराई तक पहुंचा जा सकता है। समाज को उच्च शिक्षा प्रदान करना ही कला और शिक्षा का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए, ताकि समाज में कला व शिक्षा के माध्यम से एक रूपता कायम हो सके। इस एक रूपता के लिए कला, शिक्षा और समाज में एक सामंजस्य की आवश्यकता है और यह सामंजस्य भली भांति प्रकार कलाकार ही स्थापित कर सकता है, चाहे वह कला की हो या किसी भी विधा की क्यों न हो। अभी हमने पढ़ा कला। कला का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति समाज पर आश्रित होता है। जितना वह समाज से लेता है उतना उसे समाज को देना चाहिए। और उसी प्रकार जैसे कि कला और प्रकृति एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, न कि पर्यायवाची शब्द है। इन्हें हम इस रूप में जान सकते हैं, जैसे कला है, कला कहते हैं व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं आती हैं, दिमाग में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। ये विचार किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। इन विचारों को अगर हम पढ़ना, लिखना और समझना चाहें तो उसे किस प्रकार कर सकते हैं कि एक कलाकार अपने चित्रों को चाहे भित्ति चित्र के माध्यम से दीवारों के ऊपर, कैनवास पर या किसी भी माध्यम से इनके ऊपर उकेरने की कोशिश करता हो, उसे तो हम कला कहते हैं। यानी अपने अंदर आए हुए मनोभावों को, भावों को और अपने विचारों को जब वह कैनवास पर या किसी भित्ति चित्र पर यानी दीवार के ऊपर अंकित करता है, वो तो एक अपने आप में कला है। दूसरा प्रकृति। प्रकृति इसका अपवाद विलोम शब्द है अपने आप में। जैसे अगर समझने की प्रकृति हो तो क्या क्या प्रकृति अपने आप चलने वाली एक निरंतर प्रयत्नशील प्रक्रिया है। ये कला से संबंध इस रूप में नहीं रखती कि ये इसका पर्यायवाची है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप ही देने और लेने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ये क्या है? ये प्रकृति है। कला क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर दिमाग में विचार आए, उन विचारों को वह दीवारों के ऊपर अंकित कर देता है, कैनवास पर बना देता है, या फॉर एग्जाम्पल मानिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना देता है। जैसे किसी एक कलाकार के दिमाग में यह आया कि ऐसी एक कहानी है, तो उस कहानी को फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो वो अपने आप में कला है जो कलाकार करता है। लेकिन उसे हम प्रकृति नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप ऊपर वाले के बनाए हुए नियम है। उन्हें हम जिसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। आप समझ जाओगे एक एग्जांपल से। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन कौन से हैं? द सन राइजेज इन द ईस्ट साइड, कि सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा से होता है, तो वो पूर्व दिशा से होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सार्वभौमिक सत्य हैं, उन्हें न तो कोई पहले बदल सका है और न बदल सकेगा।
ऊपर वाले के बनाए हुए नियम है, फॉलोज है। द सन सेट्स इन द वेस्ट साइड, सूर्यास्त हमेशा पश्चिम दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। ये अपने आप में एक प्रकृति है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स ऑन राउंड द सन, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो एक अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका तात्पर्य है कि प्रकृति तो अपने आप होती है, ऊपर वाले के बनाए हुए नियम है, जो आया है वो जाएगा। कला एक ऐसी चीज है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में ऐसे मनोभाव आए, इमोशंस आए, उन्हें वह दीवार के ऊपर, कैनवास के ऊपर या पर्दे के ऊपर प्रदर्शित करता है, वो अपने आप में एक कला है। अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि व्यक्ति समाज में रहता है, वो समाज उसे काफी कुछ देता है, तो उसकी कला का एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो समाज को भी कुछ दे। इसलिए क्या करता है, वो ऐसी चीजें बनाता है, खान पान, रहन सहन, व्यक्ति के मोरल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज समझ गए ना, नैतिक मूल्य जिन्हें कहें, दया, प्रेम, सद्भाव। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक भीख मांगने वाला है, बुजुर्ग है या यतीम है या फिर जईफ है, जैसे बूढ़ा है, उससे काम नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसे उन चित्रों, कलाकार क्या करता है, उन व्यक्तियों के चित्र दीवार पर उकेर देता है। एक व्यक्ति है, वो दर्द से करहा रहा है, यानी क्राइनेस आ रही है, उसमें चिक चिल्लाहट भर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको देख के क्या करता है, रोता है। तो इन चित्रों को जैसे उसने क्या किया, दीवार के ऊपर उकेर दिया। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनी होती है, कुछ फिल्म बनी हुई होती है, जैसे चलता है कि फिल्म में ऐसा सीन आया है, वो इमोशनल करने वाला है, कोई व्यक्ति है, उसके दर्द हो रहा है या परेशान है, तो उसकी पीड़ा को देख के दूसरा व्यक्ति क्या है, रो देता है। वो अपने आप में क्या है, एक इमोशंस है। तो ये क्या हुआ, मोरल वैल्यूज हुई, मोरल वैल्यूज, जिन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको अगर नाम से पुकारें तो दया, प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, ये कम्युनल हार्मनी, ये सब क्या है चीजें, अपने आप में मोरल वैल्यूज है। यही है, इस चैप्टर में यही कहना चाह रहा है कि अगर समाज में से आपने कुछ लिया है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप समाज को भी कुछ दें। टेक एंड गिव्स वाला नियम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कला का, कला का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी और आने वाले लोग तथा वर्तमान समय में जो समाज में अवस्थित हैं, वो अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें। ऐसी संभावनाओं को विकसित करना किसका उद्देश्य है, कला का। तो कला ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कम्युनल हार्मनी को तोड़े, सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़े, या लड़ाई दंगे या ऐसे रियोट्स फैलाए। ये कला की प्रवृत्ति है। फिर क्या कह रहा है, शिक्षा, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एजुकेशन। और एग्जाम्पल, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है, क्या कहा कि आई नॉट अफ्रेड बाय द बुलेट, मैं गोली से नहीं डरता, बट आई अफ्रेड बाय द पेन, पेन से जरूर डरता हूं। कहने का मतलब ये है, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एजुकेशन का तात्पर्य है कि मैं कलम से मुझे डर लगता है, मुझे पिस्तौल से डर नहीं लगता। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन में है वो पिस्तौल से भी ज्यादा ताकत होती है। ये इसी की बात कर रहा है कि शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए लोगों को कि वो अपना खुद का तो विकास करें करें, सार्वभौमिक विकास करें, सर्वांगीण विकास करें, उसके साथ साथ किसका होना चाहिए, समाज का भी विकास होना चाहिए। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसे नवाचार स्थापित किए जाने चाहिए, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी और वर्तमान समय में जो लोग रह रहे हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो, समुचित विकास हो। और जैसे एक परिवार है, परिवार है, परिवार से क्या बनता है, समाज बनता है, समाज से फिर क्या बन जाता है, देश बन जाता है। ठीक है ना, ये इसी की बात कर रहा है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों से परिवार, और परिवार से फिर समाज या समूह,
और समूह से बनने के बाद देश बन जाता है। इसके बाद है शिक्षा में कला का महत्व है। शिक्षा हमारे आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व की जटिलताओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक गठन है। कला की शिक्षा का तात्पर्य किसी कला विशेष से नहीं होता, वरन उन इंद्रियों की शिक्षा से है जिन पर हमारी चेतना, वृद्धि एवं व्यक्ति की परख का गुण निर्भर करता है। मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का बाह्य दुनिया से सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो सके, शिक्षा इस कल्पना शक्ति को जन्म देकर रचनात्मक अभिव्यक्ति को जन्म देती है। शिक्षा की सहायता से मनुष्य अपने भावों को विभिन्न इंद्रियों द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है। सुचारू रूप से व्यक्त कर किए गए भावों में सौंदर्य का आ जाना स्वाभाविक है। वस्तुतः कला का उद्देश्य ऐसे मनुष्य को संस्कारित करना है जिनकी कल्पना शक्ति व सृजनात्मक प्रतिभा को प्रेरणा मिले। कलापूर्ण शिक्षा से व्यक्ति में जन्मजात सृजनात्मकता शक्ति के विकास का द्वार खुल जाता है। वह अपने वस्तु में छिपे सौंदर्य को प्रत्यक्ष कर सकता है। इसमें बिखरे हुए विचारों को स्वरूप मिल जाता है। पहले जन सामान्य में कला या सृजनात्मकता शक्ति को प्रेरणा देने का कार्य त्योहारों आदि का आयोजन मेले, नाटक, नृत्य व धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। हमारी अधिकांश परंपराएं कला, त्योहारों तथा धार्मिक कृत्यों से संबंधित थी, जिनमें सृजनात्मकता कार्य का पर्याप्त अवसर मिलता था। प्रत्येक त्योहार पर भली भांति देखे जाने वाले खिलौने व गुड़िया आदि तैयार किए जाते थे, जो निरंतर मौलिक होते थे। घरों आदि को भी भांति भांति की रंगोली, मंडलों आदि से सजाया जाता था। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन का सर्वाधिक संवेदनशील काल होता है। इस काल में ऐसी रुचियां एवं मनोवृत्तियां उत्पन्न की जानी चाहिए जो आपकी भावना तथा सृजन शक्ति को एक स्वस्थ व रचनात्मक ढंग से कार्य करने की प्रेरणा दे सके। कोई भी शिक्षा जो भावनाओं के विकास तथा उनकी परिस्फुर्ति के लिए उचित ध्यान नहीं देती, वह पूर्ण शिक्षा होने का दावा नहीं कर सकती। यह कार्य ललित कलाओं के व्यवहारिक माध्यम के द्वारा संवेदन शक्ति को प्रशिक्षित करने की सुविधाएं प्रदान करके दिया जा सकता है। शिक्षा में कला के द्वारा अभिव्यक्ति के परिष्कृत पहलुओं के विकास करने की अतिरिक्त श्रम करने संबंधी कौशल एवं प्रत्यक्ष संवेदनशील शक्ति के विकास के लिए भी उपादेय है। बच्चों में सृजनात्मकता भावना का उदय होना आवश्यक है। उनकी शक्ति सामाजिक व व्यवहारिक प्रतिष्ठा बनाए रखने में लगती है। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में कला विषय की उचित भागीदारी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकती है। इससे अन्य विषयों की निरस्ता समाप्त हो सकती है। अन्य विषयों द्वारा तर्क शक्ति व बौद्धिकता के विकास पर बल दिए जाने के साथ कला विषय मानसिक शक्ति पुनः स्फूर्तिदायक व सृजनात्मकता ऊर्जा वर्धक भी साबित हो सकती है। बाल्यकाल की विकास अवस्था में कला के माध्यम से अनेक को अभिव्यक्त करने में उन्हें संतुष्टि या आनंद मिलता है। अतः प्राथमिक शिक्षा से ही कला को एक सार्थक विषय के रूप में स्थापित किया जा सकता है। शिक्षा में कला का महत्व उसे योगदान देने में है तथा संपूर्ण शिक्षा क्रम को व्यवस्थित करता है तथा इसमें व्यक्ति का बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास होता है तथा वह उसके व्यक्तित्व को उभरती हुई उसे अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग देती है। शिक्षा ने अनेक विषयों के सम्मान ही कला को ही बेहद महत्व वाला बताया है, जो साधारण उपयोगी जीवन में तैयार करता है। शिक्षा में कला को एक महत्वपूर्ण मानव क्रिया के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। आजकल जब से आधुनिक कला शिक्षा का प्रचलन हो गया है, कला शिक्षा की मान्यताएं भी बदल गई हैं। वर्तमान समय में गुरु शिष्य कला परंपरा वर्तमान में लुप्त हो गई है और अगर थोड़ी बहुत कहीं बची हुई है तो केवल धनोपार्जन के उद्देश्य से युक्त है। आज समाज में ऐसे प्रतिष्ठित कला संस्थान खुल चुके हैं जहां पर कला शिक्षा, कला के वर्गीकरण की आधुनिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा दिए जाने लगे हैं, जैसे व्यावसायिक कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला इत्यादि। समाज को भी यही मान्यता हो गई है कि अगर किसी को आधुनिक कलाकार बनना है तो उसमें कला की आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है। आज विश्वविद्यालयों में
BFA और MFA की डिग्री दक्षतापूर्ण विषय में भी दी जाने लगी है। आधुनिक समय में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक आधार पर कला की शिक्षा दी जाती है। इससे कला के कार्यों में प्रगति हो रही है। हमारा समाज परंपरागत रूप से समृद्ध रहा है और आधुनिक समय में भी कला के माध्यम से इसे सशक्त व सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा में कला के समावेश से जो इस स्थिति में बदलाव आया है, वह स्थिति ज्यों ज्यों और अधिक सुधरती जाएगी, त्यों त्यों शिक्षा में कला का महत्व बढ़ता जाएगा। यहां पर ये कह रहा है कि समाज में कला की शिक्षा दिया जाना वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। फिर बताया पहले कि गुरु और शिष्य का, गुरु और शिष्य का फॉर एग्जाम्पल मास्टर एंड डिसिपल, यानी गुरु और शिष्य का जो समन्वय है वो तो विलुप्त सा होता दिख रहा है। कहने का तात्पर्य है कि पहले शिष्य हैं वो गुरुओं की बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे, परंतु वर्तमान समय में ये स्थिति अपूर्ण घोषित हो रही है कि गुरु है वो अपना कार्य तो करता है, लेकिन शिष्य है वो गुरु के प्रति आदर भाव नहीं रखता। अब वर्तमान समय में सिर्फ शिक्षा है वो जीविकोपार्जन का माध्यम बन चुकी है कि शिष्य क्या करता है कि उसे शिक्षा हासिल करनी है और अपनी आजीविका का साधन जुटाना है, न कि उसे आदर भाव या समन्वित प्रयास की जरूरत है, ऐसा महसूस होने लगा है। अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि एक तो सैद्धांतिक, दूसरा प्रायोगिक, ये जरूर बढ़ा है। कहने का तात्पर्य है कि पहले सैद्धांतिक था, लेकिन अब साथ साथ में क्या हुआ है, प्रायोगिक का भी विकास हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तो थ्योरी और ये प्रैक्टिकल। पढ़ाने के बाद जैसे ड्राइंग का है आपका, चित्रकला का, आपको चित्र दिखा दिया, चित्र दिखाने के बाद आपसे बनवाया जाता है, वो अपने आप में क्या है, प्रैक्टिकल है। आपसे ज्योग्राफी में कुछ ऐसी विधाएं या कुछ ऐसे सिस्टम्स आपको सैद्धांतिक थ्योरिकली रूप में दिखा दिए जाते हैं, बाद में उनको क्या करवाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो ये चीज तो बढ़ी है अपने आप में। इसलिए शिक्षा का सर्वांगीण विकास वर्तमान समय में, जैसे MFA की है, कई लोग डिग्री लेते हैं, डिग्री डिप्लोमा है, तो पहले MA तक चलता था, MPhil PhD और कुछ नए नए डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं, जैसे ITI में होता है ऐसा। तो इस तरह से क्या है, लोगों में प्रैक्टिकल तो बढ़ा है, प्रायोगिक बढ़ा है। अब आधुनिक शिक्षा में अब साथ ही उसने ये भी बताया है कि व्यक्ति जिस परिवार में या संगठन में रहता है, उसका ये मौलिक दायित्व है कि वह शिक्षा के साथ साथ परिवार को भी शिक्षित करे और परिवार को शिक्षित करने के साथ साथ समाज में भी एक परिलब्धता स्थापित करे। दो, जैसे एक नाम है पुनर्बलन। पुनर्बलन किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट। जैसे कोई एक शिक्षा में या शिक्षा जगत में कोई लड़का है या लड़की है, अच्छे नंबर हासिल करके लेके आया है, तो बड़े बुजुर्गों का तथा शिक्षित व्यक्ति का ये दायित्व है कि उसे वो शाबाशी दे, उसे ये कहें शाबाश, इससे ज्यादा अंक भी लाना आगे हो। ये क्या है, ये अपने आप में एक पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जैसे क्लास चल रही है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट से सवाल जवाब किए जाते हैं, पढ़ाने के बाद उस चीज को पूछा जाता है, तो टीचर है वो किसी क्वेश्चन को पूछता है, स्टूडेंट खड़ा होकर उसका जवाब देता है कि इसका उत्तर ये है, तो टीचर का ये दायित्व है कि उसे रीइंफोर्समेंट करे, पुनर्बलन दे, यानी कहने का मतलब शाबाशी दे। ये क्या है, पुनर्बलन है। ऐसा समाज में होना चाहिए, किसके बिहाफ पे, कि इस बच्चों में है मोटिवेशनल बढ़ता है।
मोटिवेशनल यानी प्रोत्साहन या उत्साह। इससे क्या बढ़ता है? प्रोत्साहन या उत्साह बढ़ता है। एक लड़का या लड़की नजदीक कोई स्टूडेंट बैठे हैं, एक ने जवाब दिया, टीचर ने उसको शाबाशी दी और कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया, तो दूसरे लड़के में क्या बढ़ता है? उत्साह बढ़ता है कि इसने भी जवाब दिया है, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि इसकी तरह मैं भी जवाब दूं। और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, नंबर अच्छे है, बच्चे को, लड़के को या लड़की को स्टेज पर सम्मानित किया जाता है, तो दूसरे लड़के में क्या बढ़ती है? उत्साह बढ़ता है इस बात का, या उसे जिज्ञासा मिलती है, इस बात की प्रेरणा मिलती है कि उसे स्टेज पर सम्मानित किया गया है, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं भी स्टेज पर सम्मानित हूं। इस तरह के मनोभाव समाज में कला और शिक्षा साहित्य के साथ में बढ़ने चाहिए, और ये जरूरत भी है वर्तमान समय की। जैसे इसने बताया, कला, शिक्षा व समाज, ये तीनों अपने आप में एक सिक्के के पहलू हो सकते हैं। कि कला का तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो शिक्षा का माध्यम बढ़ाए, और शिक्षा का ये परिलब्धित स्वरूप होना चाहिए कि वह समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करे। थैंक यू, धन्यवाद।